जय हिंद दोस्तों। आइए चौहान सिविल सर्विस क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज चौहान सर की क्लास में बात होगी दिल्ली सल्तनत। आज का टॉपिक रहेगा दिल्ली सल्तनत के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और इसका आपकी पृष्ठभूमि है दिल्ली सल्तनत का जो बेसिक है इसके बारे में जानकारी आपको पहुंचाई जाएगी। और इसके बाद जैसा कि लास्ट क्लास में हमने आपको मोहम्मद गौरी के बारे में विस्तृत जानकारी पहुंचा दी थी, नोट्स तैयार करा दिए थे और आप लोगों ने नोट्स बना लिए होंगे, तैयारी कर रहे होंगे और पढ़ाई पे लगे होंगे। उसके बाद मोहम्मद गौरी के बाद दिल्ली सल्तनत प्रारंभ हो जाता है, जो कि मोहम्मद गौरी का एक दास होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, एक गुलाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। जब मोहम्मद गौरी भारतीय प्रदेशों को जीतकर वापस चला जाता है तो वहां का प्रशासन, वहां का भारतीय प्रदेशों का जो प्रशासन होता है, भारतीय विजित प्रदेशों का जो प्रशासन होता है, वे अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपकर वापस गजनी चला जाता है। और क्या कहते हैं, तराइन के द्वितीय युद्ध में कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी की सेना में होता है, जिसके कारण तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी की जीत होती है। क्योंकि मोहम्मद गौरी के तीन प्रमुख दास थे, एक यलदोज, दूसरा नसरुद्दीन कुबाचा, तीसरा कुतुबुद्दीन ऐबक। ये तीन प्रमुख दास थे मोहम्मद गौरी के, जिन्होंने तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी के सेना में थे, मोहम्मद गौरी का साथ दिया था। जिसमें से यलदोज को गजनी, नसरुद्दीन कुबाचा को सिंध और मुल्तान का दायित्व सौंपा। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को भारतीय विजित प्रदेशों को जो थे उसका दायित्व, उसका प्रशासन कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपकर वापस गजनी चला जाता है। और वहां पे खोखरो विद्रोह के दौरान वहां के कुछ खोखर विद्रोही मोहम्मद गौरी के शिविर में अचानक से आक्रमण कर देते हैं, अचानक से छुपकर आक्रमण कर देते हैं और मोहम्मद गौरी की हत्या कर देते हैं। और भारतीय विजित प्रदेशों का शासन कुतुबुद्दीन ऐबक के पास होता है, जो दिल्ली सल्तनत पर गुलाम वंश की स्थापना करता है। दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है और इस क्रम को दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है। और दिल्ली पर गुलाम वंश की स्थापना करता है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था, गुलाम था। अब बात करते हैं दिल्ली सल्तनत पर 1206 ईस्वी से 1526 तक चला। दिल्ली सल्तनत जो रहा ये आपका 1206 से 1526 ईस्वी तक रहा। 1526 के बाद आपके वो मुगल आ गए थे। और दिल्ली सल्तनत में जो 1206 से 1526 ईस्वी तक 5 वंशों ने शासन किया है। 1206 ईस्वी से लेके 1526 ईस्वी तक 5 वंशों ने 320 वर्षों तक शासन किया है। 5 वंशों ने 320 वर्षों तक शासन किया है। अब कौन 5 वंश है ये देखिए। पहला गुलाम वंश, जिसने 1206 से 1290 ईस्वी तक शासन किया है। दूसरा खिलजी वंश, 1290 से 1320 ईस्वी तक शासन किया है। तीसरा तुगलक वंश, 1320 से 1414 ईस्वी तक शासन किया है। चौथा सैयद वंश, 1414 ईस्वी से 1450 ईस्वी तक शासन किया है। इसके बाद लोधी वंश, अंतिम वंश था दिल्ली सल्तनत पर, 1450 से 1526 ईस्वी तक शासन किया है। तो इसको एग्जाम पॉइंट से पहला पॉइंट हाईलाइट कीजिए कि पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले दिए गए वंश को क्रम से व्यवस्थित करिए। तो पहला कौन सा वंश आया था, गुलाम वंश। दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश, पांचवा लोधी वंश। फिर से रिपीट करो, पहला गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी तक, इनको क्रम से व्यवस्थित करना है। तो पहला गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी तक। इसके बाद खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक। तीसरा तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी तक। चौथा सैयद वंश 1414 से 1450 ईस्वी तक। सैयद वंश के बाद अंतिम वंश लोधी वंश 1450 से 1526 ईस्वी तक। तो ये था क्रम में व्यवस्थित करना, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। अब बात करते हैं इनके संस्थापक कौन से थे, समझियो। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की। सैयद वंश की स्थापना खिर्ज खां ने की। सैयद वंश की स्थापना खिर्ज खां ने की। और लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने की। बहलोल लोधी ने दिल्ली सल्तनत पर लोधी वंश की स्थापना की। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम पॉइंट से, दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला सबसे लंबा वंश कौन था। सबसे लंबे समय तक शासन दिल्ली सल्तनत पर किस वंश ने किया है। दिल्ली सल्तनत पर सबसे सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला कौन सा वंश है, या किस वंश ने सबसे लंबे समय तक शासन किया है। तो दिल्ली सल्तनत पर सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला वंश तुगलक वंश था, जिसकी स्थापना दिल्ली सल्तनत पर
गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। और 94 वर्षों तक तुगलक वंश ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया है। तो दिल्ली सल्तनत पर सबसे लंबे समय तक, सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला वंश तुगलक वंश है। 94 वर्षों तक शासन किया। और दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला दूसरा सबसे सर्वाधिक वंश, लंबे समय तक शासन करने वाला दूसरा वंश गुलाम वंश था, जो 84 वर्ष तक शासन किया। इसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दिल्ली सल्तनत पर सबसे कम समय तक शासन करने वाला वंश खिलजी वंश था, जिसका संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला सबसे कम समय तक शासन करने वाला वंश खिलजी वंश था। 30 वर्ष तक शासन किया है, जिसका संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है। ये हो गया। इसके बाद लोधी वंश से पॉइंट यहाँ पे नोट कीजिएगा। किस दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा कौन शासक था जो युद्ध क्षेत्र में मारा गया था, रणभूमि में मारा गया था? युद्ध क्षेत्र में दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा कौन सा शासक था जो युद्ध क्षेत्र में, रणभूमि में मारा गया था? तो लोधी वंश का शासक इब्राहिम लोधी था, जो पानीपत के मैदान में मारा गया था, जो पानीपत के मैदान में मारा गया था। क्योंकि इससे पहले जो शासक थे ये एक दूसरे की हत्या करके शासन हथिया रहे थे। लेकिन जो इब्राहिम लोधी था वो पानीपत के मैदान में बाबर से युद्ध करते हुए युद्ध क्षेत्र में मारा गया था। तो दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा शासक था इब्राहिम लोधी, जो लोधी वंश था और पानीपत के मैदान में युद्ध क्षेत्र में मारा गया था, युद्ध करते हुए मारा गया था। ये हो गया। इसके बाद ये शासक हो गए, संस्थापक हो गए, कितने वर्षों तक शासन किया, कौन किसके बाद शासन किया। अब बात करते हैं दिल्ली सल्तनत पर प्रारंभ होता है गुलाम वंश से। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। इस गुलाम वंश को मामलक वंश के नाम से भी जाना जाता है। गुलाम वंश को मामलक वंश के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन में प्रश्न पूछा गया है, कुतुबुद्दीन ऐबक निम्न दिए गए वंश में से किस वंश से है? तो गुलाम वंश ऑप्शन में नहीं होगा, मामलक वंश होगा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक मामलक वंश से भी है, क्योंकि गुलाम वंश को मामलक वंश के नाम से भी जाना जाता है। और ये एक अरबी शब्द है, ये एक अरबी शब्द है। मामलक का अर्थ होता है कि गुलामी के बंधन से मुक्त माता पिता से उत्पन्न संतान। गुलामी दास्ता के बंधन से मुक्त माता पिता से उत्पन्न संतान। लेकिन वो बाद में भले गुलाम हो जाए, लेकिन उसके माता पिता उस समय जब संतान का जन्म हो रहा हो, उत्पत्ति हो रही हो, संतान उत्पन्न हो रहा हो, जब जन्म हो रहा हो, पुत्र का जन्म हो रहा हो, तब उसके माता पिता गुलाम ना हो, उसके माता पिता गुलामी से मुक्त हों, स्वतंत्र हों। तो ऐसे वंश जो जिस वंश में उत्पन्न होता है पुत्र, उस वंश को मामलक वंश कहते हैं। मतलब गुलामी की दास्ता से स्वतंत्र माता पिता से जो संतान उत्पन्न होती है और जिस वंश में होती है, उसको मामलक वंश कहते हैं, उसको मामलक वंश कहते हैं। और बाद में इसको मोहम्मद गौरी व्यापारी से खरीदता है और उसको अपना गुलाम, अपना दास बना लेता है। तो ये था, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश से भी था और उसको मामलक वंश के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं गुलाम वंश में कौन कौन से शासक हुए। पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था, दूसरा आराम शाह, इसके बाद इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह, फिर रजिया के बाद मुइजुद्दीन बैराम शाह, फिर अलाउद्दीन मसूद शाह के बाद गयासुद्दीन बलबन के बाद उसका पौत्र कैकुबाद, इसका पौत्र बलबन का पौत्र कैकुबाद के बाद क्यूमर्स 1290 ईस्वी में। इसके बाद दिल्ली सल्तनत पर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने इसकी हत्या करके खिलजी वंश की स्थापना की थी। तो ये थे गुलाम वंश के शासक। 11 शासक हैं, लगभग 10 या 11 शासक हैं, ये गुलाम वंश के शासक थे। इसके बाद हम बात करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। फिर से गुलाम वंश के शासक देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश ने शासन हथिया लिया। इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह के बाद शासक रजिया और सुल्ताना हुई, रजिया के बाद मुइजुद्दीन, इसने इसकी हत्या करा के दिल्ली पर मुइजुद्दीन बैराम शाह ने शासन का अधिकार कर लिया। इसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह के बाद गयासुद्दीन बलबन के बाद उसका पौत्र कैकुबाद और क्यूमर्स, ये दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले गुलाम वंश के शासक थे। इसके बाद अब हम बात करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में विस्तार से जानकारी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इसके बाद इल्तुतमिश के बाद बलबन, इन सब के बारे में हम क्रम से अब विस्तार से जानकारी के साथ आप तक पहुंचाते हैं। अगली क्लास में फिर मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।